External Affair Insights. साल था 1994। दुनिया के एक कोने में पैदा हो रही थी एक बहुत ही बड़ी मुजाहिदीन। हजारों लोगों से भरे हुए एक कबायली इलाके के हजारों लोग मानो एक विद्रोह के लिए तैयार हो रहे थे। इन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति जिसकी लगभग 6 फुट से ज़्यादा कद और काठी थी और जिसके मुंह पर लंबी दाढ़ी थी और जिसकी एक आंख पर चोट के निशान थे, यह व्यक्ति बड़े ही जोश से भाषण देते हुए अपने लोगों में जोश भरने का काम कर रहा था। इस व्यक्ति ने अपने बातों को रखते हुए यह कहा कि ये लोग अपने इलाके में शरिया कानून लागू करेंगे ताकि उनके इलाके के हर एक नागरिक को सही रास्ता दिखाया जा सके और समाज में न्याय का राज स्थापित हो सके। ये लोग इस बात का भी प्रण ले रहे थे कि ये लोग अपने इलाके से विदेशी प्रभाव को समाप्त कर देंगे और अपने इलाके में इस्लाम का राज कायम करेंगे। लेकिन आखिर ये लोग कौन थे और आखिर ये क्या करना चाहते थे? आखिर ये किस लड़ाई की बात कर रहे थे और इनकी लड़ाई आखिर किस विदेशी ताकत के खिलाफ थी? और क्या वाकई में ये लोग न्याय का राज स्थापित करने वाले थे या ये बंदूक के दम पर अपने इलाके में एक कट्टर और रूढ़िवादी व्यवस्था को लागू करने वाले थे? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सटर्नल अफेयर इनसाइट, जहां पर दुनिया में होने वाली अलग अलग जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट्स का विश्लेषण करके आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। यहां पर आने वाली वीडियोस आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशंस के लिए हेल्पफुल हो सकती है। साथ ही साथ यह इंटरनेशनल रिलेशन और जियोपॉलिटिक्स जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आपके नॉलेज को इन्हांस करने में भी मददगार हो सकती है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि यहाँ आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए फोकस करते हैं आज के इस टॉपिक पर। 14 अप्रैल 1988, स्विट्ज़रलैंड का जेनेवा शहर। स्विट्ज़रलैंड के इस जेनेवा शहर में जेनेवा पैक्ट साइन होने वाली थी। यह समझौता अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हो रही थी, मगर यह समझौता मात्र कहने के लिए ही पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में हो रही थी। दरअसल यह समझौता मुख्य तौर पर उस समय का यूएसएसआर और यूएसए के बीच में ही हो रही थी और इस समझौते का मुख्य उद्देश्य अफ़गानिस्तान से सोवियत सेना की वापसी थी और अफ़गानिस्तान में शांति को कायम करना था। हालांकि यह समझौता मुख्य तौर पर अफ़गानिस्तान में शांति को कायम करने के लिए ही किया गया था, लेकिन शायद इतिहास को कुछ और ही मंजूर था। लेकिन इस समझौते के होने के बावजूद भी अफ़गानिस्तान में शांति कायम करना तो दूर की बात है, अफ़गानिस्तान में गृह युद्ध तक शुरू हो गया। दरअसल अफ़गानिस्तान में सोवियत सेना के विड्रॉल के बाद से अफ़गानिस्तान में नजीबुल्लाह की सरकार बनाई गई। नजीबुल्लाह की सरकार काफ़ी हद तक सोवियत की इन्फ्लुएंस वाली सरकार थी, लेकिन अफ़गानिस्तान में मौजूद अलग अलग कबायली गुट नजीबुल्लाह की सरकार को समर्थन नहीं दे रहे थे। अफ़गानिस्तान में मौजूद ये सभी कबायली गुट अफ़गानिस्तान में शरिया कानून ही लागू करना चाहते थे और ये नहीं चाहते थे कि अफ़गानिस्तान में किसी प्रकार की फॉरेन इन्फ्लुएंस हो। और इसी को लेकर के अफ़गानिस्तान में लंबे समय तक एक सिविल वॉर भी रही। बाद में चल करके ईयर 1992 में नजीबुल्लाह की सरकार गिर जाती है और रब्बानी ग्रुप्स उस समय सत्ता में वापसी करते हुए सरकार बनाती है। हालांकि रब्बानी ग्रुप्स को भी अफ़गानिस्तान में अलग अलग कबायली गुटों का समर्थन प्राप्त नहीं था और ये सभी कबायली ग्रुप्स अभी भी शरिया कानून को ही अपनाना चाहती थी, जिसके वजह से अफ़गानिस्तान में गृह युद्ध लगातार चलते रहा। इसी बीच ईयर 1994 में अफ़गानिस्तान के कांधार इलाके में एक रेडिकल इस्लामिक ग्रुप एग्जिस्टेंस में आता है। उस समय काबुल में मौजूद रब्बानी की सरकार को रशिया, ईरान और यहाँ तक कि भारत का भी समर्थन प्राप्त था और यह पाकिस्तान के फेवर में नहीं था। इसीलिए उस समय पाकिस्तान की आईएसआई रब्बानी की सरकार को हटाना चाहती थी और वे काबुल में एक ऐसी सरकार लाना चाहती थी जिस पर आईएसआई का कंट्रोल हो सके। और इसी को ध्यान में रख करके पाकिस्तान की आईएसआई ने तालिबान जैसे रेडिकल इस्लामिक ग्रुप्स को समर्थन करना शुरू कर दिया। ये वही तालिबान था जिसकी स्थापना ईयर 1994 में मुल्ला उमर द्वारा किया गया था। इस वीडियो की शुरुआत में हमने जिस व्यक्ति को लोगों के अंदर जोश भरते हुए भाषण देते हुए सुना, वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मुल्ला उमर ही था, जिसने अफ़गानिस्तान में तालिबान की नींव रखी थी।
मुल्ला उमर हमेशा से अफगानिस्तान में एक इस्लामिक सरकार की स्थापना करना चाहता था और वह अफगानिस्तान में किसी भी प्रकार के विदेशी हस्तक्षेप नहीं चाहता था। हालांकि ईयर 1988 में सोवियत की सेना के विड्रॉल के बाद भी अफगानिस्तान में इस्लामिक सरकार स्थापित नहीं हो पाई, जिसकी वजह से तालिबान जैसे गुट बाद में चल कर के एग्जिस्टेंस में आए और उन्होंने लगातार अफगानिस्तान में एक इस्लामिक अमीरात की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी। अपने इस लड़ाई में मुल्ला उमर जैसे नेताओं ने बंदूकों के दम पर मात्र कुछ वर्षों के अंदर ही कंधार के एक बड़े इलाके में अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया और आगे चल कर के तालिबान ने कंधार से आगे बढ़ते हुए हेरात जैसे इलाके पर भी अपना अधिकार कर लिया। ईयर 1966 में तालिबान ने काबुल पर अटैक कर दिया और उस समय रब्बानी की सरकार को काबुल छोड़ करके भागना पड़ा और इस प्रकार तालिबान ने काबुल को हथियाते हुए एक इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान की स्थापना की। सत्ता में आने के बाद से तालिबान ने अफगानिस्तान में शरिया कानून को लागू किया और महिलाओं के ऊपर कई प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए। वहाँ पर म्यूज़िक, टीवी, यहाँ तक कि शिक्षा जैसे ज़रूरी अधिकारों से भी महिलाओं को वंचित किया गया। यह अफगानिस्तान में वो दौर था जहाँ पर मानव अधिकारों का जमकर उल्लंघन किया गया। इसी बीच ईयर 1999 में एयर इंडिया की IC-814 प्लेन जो कि काठमांडू से दिल्ली जा रही थी, उसे कुछ आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया और हाईजैक करने के बाद से इस प्लेन को कांधार में उतारा गया। उस समय अफगानिस्तान में तालिबान पावर में था और वह चाहता तो भारत की मदद भी कर सकता था, लेकिन तालिबान ने ऐसा करने से बिल्कुल भी इनकार कर दिया और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी हार थी। और इसी घटना से सबक लेते हुए आगे चल कर के भारत ने अफगानिस्तान को लेकर के अपनी स्ट्रेटेजी में काफ़ी हद तक बदलाव भी लाए। 11 सितंबर 2001 ये तारीख दुनिया के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम रखती है, क्योंकि यह वह तारीख थी जिस दिन दुनिया ने इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी आतंकी घटना को होते हुए देखा। अचानक से अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 2 बड़ी गगनचुंबती इमारतें धराशायी होती हुई दिखी। साथ ही साथ अमेरिका के पेंटागन में भी एक बहुत ही बड़ा आतंकी हमला हुआ था और इस हमले में हज़ारों की तादाद में अमेरिकी नागरिक मारे गए। निश्चित तौर पर अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी हार थी और अमेरिका अब चुप बैठने वाला नहीं था। इस हमले को अंजाम दिया था अल-कायदा जैसे गुट ने, जिसका मुखिया ओसामा बिन लादेन था और उस समय अमेरिकी हमलों से बचने के लिए ओसामा बिन लादेन ने अफगानिस्तान में शरण ले रखी थी और इसीलिए उस समय अमेरिका ने तालिबान से ओसामा बिन लादेन को सौंप देने के लिए कहा। हालांकि जब तालिबान ने अमेरिका की इन बातों को मानने से इनकार किया तो अमेरिका ने लगातार अफगानिस्तान पर हमले करना शुरू कर दिया और एक तरीके से अमेरिका ने पूरे के पूरे अफगानिस्तान को ही इन्वेड करना शुरू कर दिया। अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान के इस इन्वेजन ने तालिबान की कमर को पूरी तरीके से तोड़ दिया और अमेरिका ने एक बड़ा हमला करते हुए तालिबान को काबुल से उखाड़ फेंका। वहीं अमेरिकी हमलों से बचने के लिए तालिबान को अफगानिस्तान छोड़ के पाकिस्तान के इलाके में जाकर के गुप्त रूप से शरण तक लेनी पड़ी। अमेरिका ने लगभग 20 वर्षों तक अफगानिस्तान में आतंक की लड़ाई लड़ी और इस 20 वर्षों के दौरान अमेरिका ने काबुल में सिविलियन सरकारें भी बनवाई। हालांकि 20 वर्षों की लंबी लड़ाई के बावजूद भी अमेरिका तालिबान से जीत नहीं पाया। इस 20 वर्षों के दौरान तालिबान ने लगातार गुरिल्ला वॉर टैक्टिक को यूज़ करते हुए अमेरिकी सेना पर लगातार अटैक किए और इन 20 वर्षों तक तालिबान कई बार कमज़ोर जरूर पड़ा, लेकिन तालिबान पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो पाया और तालिबान ने अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखा। तालिबान और अमेरिका के बीच हुए इस 20 वर्षों की लड़ाई में एक और जहां अमेरिका हाई टेक और कटिंग एज मिलिट्री वेपन्स के साथ अफगानिस्तान में अटैक कर रहा था, वहीं इसके खिलाफ तालिबान गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक को यूज़ करते हुए अमेरिकी सेना पर हमले करता रहा और 20 वर्षों तक चले इस युद्ध में लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। इस लड़ाई में लगभग 70,000 से ज़्यादा अमेरिका द्वारा बनाई गई अफगान आर्मी के लोग मारे गए और 50,000 से ज़्यादा सिविलियन लोगों की भी मौतें हुई। इसी दौरान तकरीबन 2,500 से ज़्यादा नेटो की आर्मी के लोग भी मारे गए और तकरीबन 60,000 से ज़्यादा तालिबानी लड़ाके मारे गए। कुल मिलाकर के 2.5 लाख से ज़्यादा लोग 20 साल तक चले इस युद्ध में मारे गए। जिस प्रकार से सोवियत सेना के खिलाफ अफगानिस्तान में मुजाहिदीन लड़ रहे थे, मानो उसी प्रकार से अमेरिकी सेना के खिलाफ तालिबान लड़ाई करता हुआ दिख रहा था और 20 वर्षों के इस लड़ाई के बावजूद अमेरिका तालिबान को एलिमिनेट नहीं कर पाया
और 20 वर्षों के बाद अंततः अमेरिका ने साल 2021 में अफ़गानिस्तान को छोड़ने का निर्णय किया। साल 2021 में जो बाइडेन की सरकार ने बड़े ही आनन फानन में अफ़गानिस्तान से अमेरिकी फ़ौजों को अफ़गानिस्तान छोड़ने का आदेश दिया और अमेरिकी सेना द्वारा तालिबान छोड़े जाने के मात्र कुछ महीनों के अंदर ही अफ़गानिस्तान के सभी इलाके पर अपना अधिकार जमाते हुए काबुल में मौजूद अशरफ घनी की सिविलियन सरकार को उखाड़ फेंका और तालिबान वापस से सत्ता में आ गई। तालिबान का इस प्रकार से सत्ता में आना निश्चित तौर पर भारत जैसे देश के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि भारत ने अफ़गानिस्तान की सिविलियन सरकार के साथ मिलकर के कई अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम भी किए थे और एकदम से सिविलियन सरकार के गिर जाने के बाद से भारत की ये सभी इन्वेस्टमेंट अब खतरे में पड़ चुके थे। वहीं दूसरी तरफ काबुल में अब तालिबान का आना पाकिस्तान जैसे देशों के लिए एक अच्छी खबर थी और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने तालिबान को सत्ता हथियाने में काफ़ी हद तक मदद भी की और यहाँ तक कि पाकिस्तान के कई बड़े ऑफिसर्स तो तालिबान के सत्ता हथियाने के बाद से सेलिब्रेट करने के लिए चाय पीने के लिए काबुल तक चले गए थे। हालांकि पाकिस्तान की ये खुशी मात्र कुछ दिनों की थी, क्योंकि जो पाकिस्तान तालिबान को भारत के खिलाफ अपना एक हथियार समझ रहा था, आगे चल कर के वही तालिबान अब पाकिस्तान के खिलाफ होने वाला था। सत्ता में आने के बाद से तालिबान ने अफ़गानिस्तान में वापस से एक इस्लामिक अमीरात की स्थापना की और एक बार फिर से वहाँ पर कई प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए जो कहीं ना कहीं मानव अधिकार के उल्लंघन को ही दिखा रही थी। हालांकि इस बार जो तालिबान सत्ता में आई थी यह अपने पहले वाले स्वरूप से काफ़ी अलग थी। ईयर 1996 में जो तालिबान सत्ता में आई थी वह वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स से काफ़ी हद तक आइसोलेटेड होकर की थी और उसे दुनिया के दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने में कोई ज़्यादा दिलचस्पी भी नहीं थी। परंतु साल 2021 में जो तालिबान सत्ता में आई वो दुनिया के अलग अलग देशों के साथ संबंध बनाने में भी नहीं हिचकिचा रही थी और सत्ता में आने के बाद से तालिबान ने कई अलग अलग देशों के साथ अपने संबंध बनाने के भी प्रयास किए। हालांकि अभी तक किसी बड़े देश ने उसके साथ कोई फॉर्मल रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं किए हैं, लेकिन तालिबान ने अपनी तरफ से अलग अलग देशों के साथ रिलेशंस को इम्प्रूव करने के संकेत दिए हैं। तालिबान के सत्ता में आने के बाद से जहां पाकिस्तान जैसे देश ने उसको सपोर्ट किया था और चाइना जैसे देशों ने भी कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान में मौजूद तालिबानी सरकार को भी समर्थन देने की बातें कही, क्योंकि जिस प्रकार से अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल करके गया था, ऐसे स्थिति में रूस और चाइना जैसे देश इसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहे थे और वे अफ़गानिस्तान में अपने पकड़ को मजबूत करना चाहते थे। इसीलिए चाइना की तरफ से कई ऐसे संकेत भी दिए गए, फॉर्मल रिलेशंस भी इस्टेब्लिश करेंगे। हालांकि भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि भारत हमेशा से ही गणतांत्रिक रूप से चुने गए सरकारों के साथ ही एंगेज करती है। ऐसे में भारत के लिए तालिबान के साथ एंगेज करना काफ़ी कठिन था, लेकिन स्थिति को समझते हुए भारत ने तालिबान के साथ धीरे धीरे अपने संबंधों को सुधारने का ही निर्णय किया और इसके संकेत तब मिलते हैं जब कुछ महीनों पहले ही दुबई में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री और तालिबान के इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर की एक मीटिंग हुई। आगे देखना यह दिलचस्प होगा कि भारत किस प्रकार से तालिबान के साथ डील करता है, लेकिन वह पाकिस्तान जो कि तालिबान को भारत के खिलाफ यूज़ करना चाहता था, आज के समय ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि आज के समय तालिबान भारत को वापस से अफ़गानिस्तान में आने के लिए निमंत्रण दे रहा है और भारत के पेंडिंग पड़े सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को रिज्यूम करने की बातें भी कह रहा है। उल्टा यदि देखा जाए तो आज के समय तालिबान और पाकिस्तान एक दूसरे के विरोध में ही खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आज के समय तालिबान भले ही अफ़गानिस्तान की सत्ता में वापसी कर चुका है, लेकिन तालिबान के लिए आने वाला समय काफ़ी ज़्यादा कठिन होने वाला है, क्योंकि अफ़गानिस्तान की जनता में अभी भी तालिबान को लेकर के स्वीकार्यता नहीं है और अफ़गानिस्तान के एक बड़े तबके के अंदर असंतोष की भावना भी है, जिसे कहीं ना कहीं दूसरे अलग कबायली गुट भुनाने का प्रयास करेंगे। और आज के समय अफ़गानिस्तान में ISIS खोरासान जैसी आतंकी संस्थाएं भी अपने प्रभाव को बढ़ाने का काम कर रही है। ऐसे में निश्चित तौर पर आने वाला समय तालिबान के लिए चैलेंजिंग होने वाला है, लेकिन इस पूरे अध्ययन के बाद से हमें यही समझ में आता है कि तालिबान, जिसे दुनिया काफ़ी हल्के में ले रही थी, वह एक असाधारण ग्रुप तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका के साथ 20 वर्षों तक लगातार युद्ध करने के बाद भी यह आज तक बनी हुई है और अब वह सत्ता में भी वापसी कर चुकी है। हालांकि उनके पास सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं है और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि वे किस प्रकार से आगे चल करके अफ़गानिस्तान में काम करती है।
और क्या तालिबान अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी ला पाने में सफल हो पाएगी या फिर अफ़गानिस्तान का जो इतिहास रहा है वह जस का तस बना रहेगा, यानी कि आने वाले समय में भी अफ़गानिस्तान में उथल पुथल देखने को ही मिलेगा। बाकी आपका इस मुद्दे पर क्या मानना है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि तालिबान अफ़गानिस्तान में स्टेबल हो पाएगी या फिर IS खुरासान जैसे ग्रुप्स तालिबान को सत्ता से हटाने का काम करेंगे? लिखिएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, हम जानना चाहेंगे कि आप इस विषय में क्या सोचते हैं। तो अब समय आ गया है आज के प्रश्न का। आज का प्रश्न है कि आखिर अफ़गानिस्तान को दुनिया के बड़े महाशक्तियों के ग्रेवयार्ड के तौर पर ही क्यों देखा जाता है? ऐतिहासिक तथ्यों का विवरण देते हुए प्रश्न का उत्तर लिखें। तो आशा करते हैं कि आप इस प्रश्न का उत्तर सही से लिख पाएंगे। यदि आपके कोई प्रश्न या फिर आपके कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी बता सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे ये विश्लेषण पसंद आते हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें, ताकि इससे हमारे वीडियोस के रीच को बढ़ने में थोड़ी मदद मिल सके। तो आज बस इतना ही। हमारे साथ अंत तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।